नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब सीधा आपको लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। विकास की पुस्तिका और विकास के बारे में चर्चा करनी है, उसी का गुणगान करना है, उसी को आगे ले जाना है, उसी को लोगों को बताना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कहीं पर हम सुधार कर सकते हैं तो हमको सुधार की दिशा में भी निश्चित रूप से काम करना चाहिए कि हम लोग इसको और अच्छा करें। जो हमने एक मंत्र दिया है, सरलीकरण का मंत्र, इस सारी ही चीजों को सरकार के अंदर सरल करना है। सारे ही मामले जो कितने भी जटिल क्यों ना हो, उन सारे मामलों का समाधान करना है। पत्रावली कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उस पत्रावली को भी निकालना है और उसका भी निस्तारण करना है। यानी कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। और चौथे नंबर पर संकल्प का भाव, चौथे नंबर पर संतुष्टि का भाव। ये हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए, जो हमसे मिलकर जा रहा है उसके अंदर संतुष्टि का भाव को लेकर जाना चाहिए। ये हमने तय किया था शुरू से, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारा कार्य व्यवहार है, मैंने अपने अधिकारी गणों से भी कहा है, सभी से कहा है, हमारे मंत्रीगण तो लगातार लगे ही हुए हैं, हमारे अधिकारीगण भी। हमने जो नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है नए उत्तराखंड का, और इस नए उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी एक मानसिकता है कि हमें औपचारिकता बस 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस जाना है, उसके बाद काम खत्म। इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा। हम सब लोगों को पेन लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा कि अगर 5 की जगह 7 भी बज जाएगा, 8 भी बज जाएगा और 9 भी बजेगा, तो भी हमको जो है उतने ही मन से काम करना होगा जितने मन से हम सवेरे 10 बजे आए हैं। तब जाकर हम नए उत्तराखंड का संकल्प को पूरा कर पाएंगे। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 8 सालों में देश के अंदर तमाम स्थितियों परिस्थितियों में देश लगातार आगे बढ़ा है। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। मोदी जी की लीडरशिप में पूरे देश के अंदर एक नया लोगों के अंदर कार्य व्यवहार और नया कार्य संस्कृति पैदा हुई है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे गरीबों का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, मातृशक्ति का क्षेत्र हो, नौजवानों का क्षेत्र हो। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जहाँ मातृशक्ति के क्षेत्र में तमाम योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम देश को दिए गए। वहीं नौजवानों को भी अगले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी नया संकल्प उन्होंने लिया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि और हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों समीक्षा की है। उन समीक्षाओं में हमने लगभग 30,000 हमारे यहाँ भी रिक्तियाँ अभी खाली हैं। और पहली बार ये हुआ है कि 7,000 जो पदों की हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वह भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने के कारण से जिसकी जांच चल रही है, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया था कि अब हम इन भर्ती परीक्षाओं को कैसे आगे करें। कहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बेटे बेटियों को इन परीक्षाओं में हो रहे विलंब के कारण से कुछ भुगतान न करना पड़े। उसके लिए हमने तय किया कि हम इसको अपने मंत्रिमंडल में हमने चर्चा करी और मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया कि हमारे इन बेटे बेटियों के साथ किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं होने देंगे और सारी की सारी भर्तियां तय समय सीमा पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ट्रांसफर करके सीधे हमने लोक सेवा आयोग को कर दिया। भाइयों बहनों, उसके सारे के सारे कैलेंडर जारी हो गए। और जब हमने ये निर्णय लिया था तो कुछ लोग, क्योंकि आलोचना करना मेरा बहुत स्वभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी अपनी टिप्पणी कर रहे थे कि ये कैसे संभव हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। इस समय तत्कालिक व्यवस्था आई है, इसलिए जो है इन्होंने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमने सितंबर माह में निर्णय लिया था और अक्टूबर माह में इसके विज्ञापन कैलेंडर जारी होकर, इसका भर्ती कैलेंडर जारी होकर इसके विज्ञापन भी निकल गए हैं और अगले 1-2 महीनों में सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इसलिए हम लोग जो कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते, इसमें हम लोग बहुत सावधानी रखते हैं कि जो कह रहे हैं वो पूरा हो। ऐसा ना हो कि पता चला कि हमने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी लेकिन वो बातें धरातल पर नहीं उतरी। ये हमारे नेतृत्व का भी, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप भी जो कहती है वो करती है। इसका परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर हमने तय किया है जितनी भी योजनाओं का हम लोग शिलान्यास करेंगे, जितनी भी योजनाओं को हम शुरू करेंगे, उन सारी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करेंगे। यानी कि जो योजनाएं हमारे कालखंड में शुरू हो रही हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए, विशेषकर से हमारे मीडिया बंधुओं का, जिनके माध्यम से साल में कुछ ही अवसर ऐसे आते हैं जब मीडिया बंधुओं के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आप सबको तो मैं कह सकता हूं, एक जमाना होता था जब हम लोग कहानियों में, गाथाओं में सुनते थे कि नारद जी यहाँ की बात वहाँ पहुँचाते थे, इस लोक की बात उस लोक में पहुँचाते थे और उस लोक की बात इस लोक में ले जाते थे, पाताल से, धरती से लेकर आसमान तक पहुँचाते थे। सारे देवी देवताओं को एक साथ जोड़ने का काम करते थे। इस लोक में तो आधुनिक भारत के तो आप ही सब हमारे नारद हैं। इसलिए आप सबको भी मैं नमन करता हूँ, आप सबका बहुत आभारी हूँ कि जिस रूप में भी हो आपका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन, और आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और पहले के समय में कब क्या होता था कब नहीं होता था, मैं तो अगर कोई मीडिया के बंधु थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कई बार अपनी तरफ से ही खिंच जाते हैं, मेरी तरफ से मैं तो किसी को नहीं खींचता हूँ, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी तरफ ही झुक जाऊँ। ठीक है ना मनवीर? तो इसलिए हमारी तरफ से हमेशा सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और लोकतंत्र का ये अच्छा, एक सबसे अच्छा आदर्श उदाहरण यही होता है कि सारे ही स्तंभ, न्यायपालिका हो, हमारी कार्यपालिका हो, विधायिका हो और हमारे चौथा स्तंभ हो, सारे के सारे बराबर तरीके से चले, तभी जो है हमारा लोकतंत्र, राज्य, देश आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है कि आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हैं। और ये केवल संकल्प किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये संकल्प उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। और सारे के सारे मिलकर जब हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, बहुत सारे विचारों की श्रृंखलाएं चलाई हैं। उसके माध्यम से सबके विचार लेकर अभी आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग एक मंथन का बड़ा चिंतन शिविर भी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 2-3 दिनों का लगातार चिंतन करेंगे, लगातार उसमें आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ विद्वानों को भी बुलाएंगे, उन सब के विचार लेकर कि कैसे हम लोग अगले 5 सालों में, 10 सालों में, जहां हम अपनी ग्रोथ रेट को दुगना करें, तिगुना करें, अपने बजट को दुगना तिगना, आर्थिकी को बढ़ाने के संबंधों में, रेवेन्यू को बढ़ाने के संबंध में, कृषि है, औद्यानिकी है, हाइड्रिल है, माइक्रो हाइड्रिल है, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, देश के कैसे हम सबसे आदर्श राज्यों में हमारी गिनती हो, हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो सब लोग उसको अपने यहाँ लें, उसका उदाहरण प्रस्तुत करें। इस दिशा में हम रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ मंच पर, जहाँ हमारे सारे मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं और सामने बैठे हुए भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोगों ने जो हम लोगों ने संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है, उसको लेकर बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम हमारे यहाँ पर लॉन्च की है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई है, एक नहीं 5-5, 10-10 योजनाएं बनाई हैं। कुछ योजनाएं हमारी कम समय की जो पूरे होने वाली हैं और कुछ दीर्घकालिक योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं पर हमारे विभाग काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीगणों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो लोग अपने अपने विभागों में लगातार इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य हेतु है कि धीरे धीरे सदे हुए कदमों से एक लंबा रास्ता जो हमको मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। उसमें संपूर्ण उत्तराखंड के जहां बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको चाहिए, हमारे नौजवान साथियों का साथ चाहिए, हमारे पत्रकार मित्रों का भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन चाहिए।
इस दिशा में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना पाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे थे आप देहरादून से, जहां पर सीएम धामी संबोधित कर रहे थे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे जिनको सीएम धामी संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। मीडिया का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि देहरादून में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिनको सीएम धामी संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शीतकालीन सत्र की तारीख तय कर दी गई है। 29 नवंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सीएम धामी ने सत्र आहूत करने की मंजूरी भी दे दी है। आगामी कैबिनेट बैठक में लग जाएगी मुहर। सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। शीतकालीन सत्र को लेकर जानकारी मिल रही है कि 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र विधानसभा का आहूत किया जाएगा और सत्र आहूत करने के लिए प्रस्ताव पर लग जाएगी मुहर। 16 नवंबर को होनी है कैबिनेट की बैठक। 29 नवंबर से शुरुआत होगी शीतकालीन सत्र की, कहा जा रहा है, और 5 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो राज्य सरकार पर कई चीजों को लेकर हमलावर है और ऐसे में 29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा और शीतकालीन सत्र को लेकर ये कहा जा रहा है कि 16 नवंबर को इससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये सत्र आहूत किया जाएगा। शीतकालीन सत्र की तारीख तय हो गई है। 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और कहा जा रहा है कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र आहूत किया जाएगा। तारीख तय कर दी गई है शीतकालीन सत्र की। 29 नवंबर को होगा विधानसभा के सत्र का आगाज। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। ये सत्र आपको बता रहे हैं 29 से 5 दिसंबर तक रहने वाला है। 29 नवंबर से शुरुआत होगी शीतकालीन सत्र की और 5 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि सत्र में कांग्रेस जमकर राज्य सरकार को घेरती नजर आ सकती है क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध करती रही है राज्य सरकार का। और अब शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा, 5 दिसंबर तक चलने वाला है। ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा कह लें या तमाम जो घोटाले उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले, उसको लेकर कांग्रेस राज्य सरकार को घेरती नजर आ सकती है। शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तबादला आदेश ना मानने वालों की पदोन्नति प्रमोशन देकर मनचाहे स्कूल में बनाया गया है प्रिंसिपल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी। शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तबादला आदेश ना मानने वालों की पदोन्नति की जा रही है। ये बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रमोशन देकर मनचाहे स्कूल में बनाया गया प्रिंसिपल, ये जानकारी मिल रही है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं विभागीय अधिकारी। लापरवाही शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है, लेकिन संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अपनी अपनी परेशानियों का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून के चक्राता क्षेत्र का एक पूरा मामला है। 8 जुलाई 2022 को 13 शिक्षकों का हुआ था तबादला। 13 शिक्षकों को सुगम से दुर्गम क्षेत्र में भेजा गया था। 7 नवंबर को 45 सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हुई थी। राजकीय प्राथमिक स्कूलों के 45 शिक्षक बने प्रिंसिपल। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तबादला आदेश न मानने वालों की पदोन्नति की गई है। बड़ा घोटाला कह सकते हैं ये शिक्षा विभाग में देखने को, लापरवाही देखने को मिल रही है। विभागीय अधिकारी जो हैं, जो इस पूरे मामले से संबंध रखते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है देहरादून में।
सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक सीएम धामी ने की है। आईएसबीटी और बस अड्डों की समीक्षा बैठक सीएम ने की है। और आपको बता दें कि देहरादून आईएसबीटी का सीएम ने किया है निरीक्षण। पिछले दिनों सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और एक बार फिर सीएम धामी ने इसको लेकर जानकारी ली है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि लगातार सीएम धामी जो है वो खुद परिवहन विभाग पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। पौड़ी में 500 ग्राम सभाएं पड़ी हैं वीरान, ये चंदन रामदास का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पौड़ी में 500 ग्राम सभाएं पड़ी हैं वीरान, चंदन रामदास का ये बड़ा बयान सामने आया है। पानी को भी लोग तरस रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री चंदन रामदास ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पौड़ी परिवहन मंत्री हैं वो, और उनका बड़ा बयान सामने आया है। पौड़ी में 500 से ज्यादा लोग परेशान हैं और पलायन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। सीएम धामी ने की है समीक्षा बैठक। सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा की है। आईएसबीटी और बस अड्डों की समीक्षा सीएम धामी ने की है। देहरादून आईएसबीटी का सीएम ने किया है निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। पिछले दिनों सीएम धामी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और इस तरीके से जब खुद सीएम तमाम कार्यों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में डर बन जाता है, खौफ बन जाता है, जिसके बाद काम जो है बेहतर ढंग से होता है, कमियां उजागर होती हैं और इसके बाद फटकार भी लगती है कमियां पाने पर। सीएम इसको लेकर अक्सर सजग नजर आते हैं और वो कई जगहों पर पहुंचते हैं औचक निरीक्षण के लिए। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीर, जब सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया था आईएसबीटी का, वहां पर पहुंचे थे, पूरी जानकारी ली थी किस तरीके से कामकाज किया जा रहा है, क्या कुछ जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, इसको लेकर जानकारी लेते नजर आए थे। सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा भी सीएम करने के लिए पहुंचे और तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत की। आईएसबीटी और बस अड्डों की समीक्षा भी सीएम ने की है, पूरी जानकारी लेते नजर आए। तमाम योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनको लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी सीएम ने ली। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने वायरल हो रहे इस बयान पर सफाई दी है कि वो अगला चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सफाई दी है कि कल एक कार्यक्रम में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जिसका आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य गठन सिर्फ पेंशन और आंदोलनकारियों के सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं किया गया है। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में आप ही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पार्टी का जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। फिलहाल मौजूदा अपने पद कामकाज से सरकार में वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ये बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री का बयान सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। चुनाव न लड़ने के बयान पर सफाई देते नजर आए हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। चुनाव न लड़ने के बयान को लेकर उन्होंने सफाई दी है, पार्टी का जो आदेश होगा पालन करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल अपने कामकाज से वो खुश हैं, जो भी उनको कामकाज दिया गया है पार्टी की तरफ से उस कामकाज को लेकर वो बेहद खुश हैं। आगे जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि मंत्री सुबोध उनियाल का एक बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस पर अब सफाई दी है। चुनाव मन का चुनाव के वक्त आप लोग जातीयता में
पैसों में, शराब में बह जाते हैं, तो अगर आप प्रतिनिधि का चयन ईमानदारी के साथ करोगे, कार्य क्षमता के हिसाब से करोगे, डिजर्विंग कितना है आदमी उस हिसाब से करोगे, तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छे लोग आएंगे और अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन चुनाव में इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का मेरा था, और इसलिए मुझे उनको बोलना पड़ा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने चुनाव के लिए कह रहा हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दून इमरजेंसी कॉलेज को आज नई ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक की सौगात मिली है, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इस ओटी भवन में 200 बेड बनाए गए हैं, जिसमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को एक साथ तमाम सुविधाएं आसानी से मिल पाएं। अब देहरादून और अन्य प्रदेशवासियों को दून मेडिकल कॉलेज में हाईटेक आईसीयू की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। लोगों के लिए बड़ी सौगात है। आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए आशा कार्यकर्ताओं के काम पर आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, पिकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।